जी डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय रसगढ़िया और मेरे चैनल एसएस एजुकेशन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 12th के जो लेसन है, सेकंड लेसन आज का, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले हम एक लेसन कर चुके हैं जो वो के इसका लेसन जो अपडेट सिलेबस हुआ उसके अनुसार वो लेसन फर्स्ट है, जो कि दो ध्रुव व्यवस्था का अंत होता है, जिसके अंदर हम चर्चा की थी यूएसए और यूएसएसआर या शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार की घटनाएं घटी, उसके बारे में हमने चर्चा की थी उस लेसन के दौरान। तो आज इस लेसन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो मैंने इससे पहले वाला लेसन पढ़ा था उसके बारे में हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे उस लेसन में हमने क्या देखा था। और क्योंकि वो लेसन इस लेसन से इंटरकनेक्ट है, अगर आपने उस लेसन को अगर आप अच्छे से समझा होगा तो इस लेसन को आप आधा तो वैसे ही समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज मैं वीडियो शुरू करने से आपको पहले बता देता हूँ कि अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगे, मेरी क्लास अच्छे लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर जरूर करें। जैसा भी आपको एक वीडियो अच्छी लगे या उस आपके हिसाब से इसमें क्या अपडेट होनी चाहिए, आपको किसी अन्य टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो थोड़ा सा उसको पहले जो पिछला वाला लेसन था उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जैसा कि आपको ये पता होगा, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी, तो नहीं देखो तो आपको उसको जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि पैरेलल पढ़ेंगे, पढ़ाई करोगे, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे पिछली पिछली क्लास में क्या था, तो अब की क्लास में क्या है, उससे अगली क्लास में क्या होगा, तो आप थोड़ा उसको समझ पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता होगा कि पिछले लेसन में हमने देखा था कि जो 1945 के बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है यूएसएसआर और यूएसए के मध्य। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत संघ था, यानी कि ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए। अब इन दो देशों के मध्य लड़ाई थी, यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था। वो वैसे लड़ाई नहीं थी, वो वैचारिक लड़ाई थी, हथियार को लेकर लड़ाई। कोई हथियार ज्यादा, कोई हथियार मान लो किसी ने एक बम बनाया तो कोई दूसरा दो बम बना रहा है, इस प्रकार है कि वो लगभग ये 45 साल, 1945 के बाद 1990 तक 40-45 साल पूरी दुनिया में कि गर्म माहौल रहा है, यानी कि युद्ध जैसा माहौल रहा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। तो इन दोनों के मध्य था। अब अंत तक क्या होता है कि लास्ट में जो यूएसएसआर है, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा देखते हैं कि यूएसएसआर है वो अंत में 1900 आते आते, यानी कि यूएसएसआर कमजोर होता जाता है धीरे धीरे करके, उसकी आर्थिक कंडीशन खराब हो जाती है। ठीक है, उसकी खेत फसल खराब हो जाती है, तकनीकी अमेरिका के यानी कि बराबर उसकी तकनीक कम रहती है। ठीक है, उसकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है। ठीक है, उसके वहाँ यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो उत्पादन की जो अनाज है उसकी कमी हो जाती है, और वो जो उसके यूएसएसआर के अंडर देश थे उनको अपने कंट्रोल में रखने की उनकी आर्थिक सहायता कर रहा था। ठीक है, सैन्य सहायता कर रहा था, इस वजह से वो यानी कि हर तरीके से कमजोर होता जाता है। और लेकिन जो यूएस है, अमेरिका, वो लगातार पावरफुल होता जाता है और अंत में 1991 में आते आते ये यूरोपीय संघ जो सॉरी यूएसएसआर या सोवियत संघ वो टूट जाता है। अंत में बचती एक शक्ति, यानी कि सिर्फ उसके 1991 बाद दुनिया में सिर्फ एक शक्ति बचती है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। अब दो ध्रुवीय व्यवस्था की जगह जो वर्ल्ड होगा एक ध्रुवीय व्यवस्था वाला। अब यानी कि पूरी दुनिया में एक शक्ति बचती है, वो है यूएसए। यूएसए आर्थिक तौर पर, तकनीकी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सैन्य तौर पर, हर तरीके यानी कि हर क्षेत्र में वो एक स्ट्रॉन्ग देश बन के उभरा रहा, अभी वर्तमान है भी, और बहुत साल लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, अब ये समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न होती है कि अब यूएसएसआर खत्म हो गया, अब सिर्फ बचता है अमेरिका। अमेरिका को काउंटर करने के लिए उसके यानी कि अब 1991 के बाद उसकी वर्ल्ड में दादागिरी थी, यानी कि राजनीतिक मामलों में, यानी हर तरह का तकनीकी शिक्षा हो गया, तो किसी भी क्षेत्र में लगा लो वो बहुत पावरफुल देश हो गया था। अगर अमेरिका ने किसी देश से कह दिया भाई आप उस देश के साथ संधि करोगे तो होगी, अगर वो नाट जाता है तो संधि नहीं होगी, यानी कि हर तरीके से दबदबा था। अब उसको यानी कि उसको टक्कर देने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अब कोई एक देश तो चाहिए, कोई ऐसा देश हो या ऐसा कोई संगठन हो जो उसको काउंटर कर सके, यानी कि उसको जवाब दे सके, यानी कि उसके बराबर पावरफुल हो, ताकि वो अमेरिका से यानी आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। अब इसके लिए इसी प्रकार की कोई संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो इस प्रकार के देश में यानी कि पूरी दुनिया में कुछ संगठन उभरे,
तो जो ये लेसन है यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अब पूरी दुनिया के अंदर जो विकल्प तौर पर अलग अलग देश शक्ति के तौर पर उभरने आने लगे, अलग अलग संगठन आने लगे देश में, जैसे कि आप चाइना ले लो, अपना देश भारत हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप संगठन में बात करते हैं तो यूरोपीय यूनियन होगा, आसियान होगा, सार्क हो गया, ठीक है, अफ्रीकी संघ हो, इस प्रकार के संगठन उभर कर आते हैं, ठीक है। तो जो ये लेसन आप अभी पढ़ रहे हैं, ये इस लेसन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज के लेसन में पढ़ेंगे कि जो अमेरिका को टक्कर देने के लिए, अमेरिका की शक्ति को काउंटर करने के लिए जो दो संगठन की, यहाँ दो संगठन में चर्चा करेंगे, एक आसियान है, एक है यूरोपीय यूनियन, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका परिचय। परिचय तो मैंने आपको बता ही दिया कि परिचय के अंदर कि भाई अब अमेरिका को जो काउंटर करने के लिए वर्ल्ड में देश उभर कर आते हैं, देश पावरफुल होते जाते हैं, ठीक है, तकनीकी में, आर्थिक मामलों में, ठीक है। उसके बाद कुछ संगठन उभर कर आते हैं जो कि जैसा भी मैंने आप बताया, आसियान, सार्क हो गया, या यूरोपीय यूनियन हो गया, या अफ्रीकी संघ हो गया, इस प्रकार के संगठन उभर कर आते हैं जो अमेरिका को टक्कर देने, अमेरिका को काउंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। परिचय हो गया। अब आप देखते हैं यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन का निर्माण। अभी मैं जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना कि यूरोपीय यूनियन, और उसके बाद एक क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूरोपीय यूनियन की विशेषता, यूरोपीय यूनियन की कम, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ, ठीक है, यूनियन मतलब संघ होता है, उसकी कमजोरियां। इस प्रकार के सेम क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि यूरोपीय संघ का निर्माण किस प्रकार हुआ है, या इसका निर्माण किस संधि के तहत हुआ, या किस सन में हुआ, ठीक है, या यूरोपीय संघ की विशेषता है। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, 5 या 4 नंबर में आ जाएगा, शायद 5 क्वेश्चन शायद नहीं आता है, 4 या 6 का आता है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, या इसकी कमजोरी पूछ लेगा। इस प्रकार सेम क्वेश्चन इसी प्रकार सामने आते हैं आपको एग्जाम के अंदर, जो मैंने आपको इधर क्वेश्चन लिखे हुए भी है, ठीक है। तो इस अब यूरोपीय संघ है, अब यूरोपीय संघ में की निर्माण आवश्यकता क्यों हुई कि अब उसको काउंटर करने के लिए, अमेरिका काउंटर करने के लिए कुछ, ठीक है। और ये देश, ये यूरोपीय संघ में वे देश थे जो कि शीत युद्ध के दौरान कुछ देश तो इसमें से थे अमेरिका की तरफ, और कुछ देश यूएसएसआर की तरफ। अगर आपने मैप देखा होगा वर्ल्ड का, तो ऐसा ऐसा समझो, इसको मान लो, जो इसको आप यूरोप मान लो, तो यूरोप में जो आपने पिछला में लेसन में पढ़ा है वो जर्मनी या बर्लिन, जर्मनी था, जो बर्लिन दीवार थी। यानी कि कहने का तो यहाँ पे है कि यूरोप था जो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। इस तरफ तो रशिया का यानी कि यूएसएसआर का अंडर था, और इस तरफ यानी कि पूर्व, यानी कि एक तो हो जाएगा ये पश्चिमी तरफ, पूर्वी तरफ, एक तरफ हो जाएगा अमेरिका के अंडर वाले क्षेत्र थे, एक तरफ थे उसके कहने का जो ये है अमेरिका की तरफ, और दूसरे थे रूस की साइड या यूएसएसआर की तरफ थे। ये देश इसकी तरफ अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। अब इनको अब इनको इनकी आर्थिक सहायता दी गई, यानी कि जो इसके निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती, वो प्रक्रिया शुरू होती 1948 से। 1948 में क्या होता है कि अमेरिका होता है, यूएसएसआर खत्म हो गया, ठीक है, वो खत्म हो चुका है यूएसएसआर। अब इसकी जो, वो तो खैर अभी 1948 में शुरू हो जाती है इसको, जो यूरोपीय संघ है इसके निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन जो 1948 के 1991 बाद या 1991 के अंदर ही यूएसएसआर तो खत्म हो जाता है, और यानी कि वो उसका खत्म हो गया, उससे जो 15 देश निकल के अलग अलग देश बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जो कि 1948 के अंदर एक योजना आती है, ठीक है, यानी कि जो उस समय का जो अमेरिका का राज्य सचिव था उसका नाम था जॉन मार्शल, ठीक है, मार्शल, यानी कि इधर भी लिखा होगा मैंने, चलो नहीं लिखा, इधर देख लेते हैं एक बार। 1948 में जो उस समय अमेरिका का राज्य सचिव होता है, वो अमेरिका को भी एक सलाह, अपनी सरकार को एक सलाह देता है कि भाई आप ऐसे करो, अगर आपको जो ये देश है इनको, अगर इन देशों को आपको अपने काउंटर के अंदर, अपने अंदर लेना है, तो यानी कि अपने अंदर लेना है, तो आप ऐसे करो कि इनको कुछ सहायता दो, आर्थिक सहायता, क्योंकि ये देश उस समय वर्ल्ड वार हो गया था। ये देश यानी कि इनकी तक आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हर तरीके से कमजोर हो चुके थे। अब इनको अपने अंडर लेने के लिए 1948 के अंदर प्लान आता है जिसको बोलते हैं मार्शल प्लान। इसी प्लान के तहत जो एक 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 संगठन स्थापना की, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, 1948 के मार्शल प्लान योजना के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो
पश्चिमी पश्चिम के जो देश थे, उसके बाद क्या होता है 1948 के अंदर इन देशों को, जो यूरोप के पश्चिम साइड के देश यानी कि जो, अगर आप ऐसे मैप मानते हो तो इसको डिवाइड कर देते यूरोप को, तो इसकी जो अमेरिका साइड वाले देश थे, पश्चिम साइड वाले देश थे, इस साइड वाले तो रूस के साइड या यूएसएसआर की तरफ थे। इन देशों को अपने अपने अंडर लेने के लिए, अपने सहायता देने के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यानी यहाँ से इन देशों को आर्थिक रूप यानी कि आर्थिक सहायता दी गई। भाई गरीब देश जिनको, जो 1948 के बाद जो युद्ध होता है 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो ये देश यानी गरीब हो चुके थे, यानी जो ये आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से कमजोर हो चुके थे। अभी वो आर्थिक सहायता देगी, वो किस योजना के तहत देगी? 1948 की मार्च योजना के तहत एक संगठन का निर्माण किया गया, वो था 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ये 1948 में बना था। अब उसके बाद क्या होता है, उसके अगले साल यानी कि ये इधर 49, ठीक है, यूरोपीय परिषद का गठन होता है। अब इसके 1949 में होता है यूरोपीय परिषद का गठन। ये 1948 में तो आर्थिक सहायता दी जाती है। अब 1949 में होता है यूरोपीय परिषद का गठन। अब इसमें, इससे पहले तो आर्थिक सहायता दी जा रही थी। अब ये देश 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हो जाता है। अभी देश आर्थिक रूप से भी थोड़े सक्षम हो रहे हैं और राजनीतिक रूप से भी, यानी कि अभी चर्चा करने लगे भाई अब यानी कि आगे कार्रवाई क्या की जाए, यानी कि आप सदस्य जो ये देश थे, यानी कि अभी संघ बना नहीं है, लेकिन जो ये यूरोप के जो देश थे जिनको सहायता दी जा रही थी, अभी आपस में चर्चा करने लगे भाई किस तरह हमें यूरोप को ले जाना चाहिए, यानी कि आपस में देश किस प्रकार व्यापार कर सकते हैं, किस प्रकार किस देश को किस साथ संधि करनी चाहिए, ठीक है, या किसको नहीं करनी चाहिए, यानी इस प्रकार के यानी कि राजनीतिक कार्य करने शुरू कर दिए। उसके बाद 1957 होता है, 1957 में अगली संधि होती है। 1957 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है, ठीक है। उसके बाद 1992 में यूरोपीय संघ का निर्माण होता है। अंततः 1992 के अंदर यूरोपीय संघ का निर्माण होता है, वो उस संधि के तहत होता है, उसका नाम है मास्ट्रिक्ट संधि। कौन संधि होती है? मास्ट्रिक्ट संधि, ठीक है, मास्ट्रिक्ट संधि, आप इसको ध्यान रख ले। संधि का क्या नाम है? मास्ट्रिक्ट संधि, मास्ट्रिक्ट संधि। अगर एक ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में आ सकता है, किस संधि के तहत यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया, या उसको इसका निर्माण कब किया गया? निर्माण 1992 के अंदर। किस संधि के तहत? मास्ट्रिक्ट संधि। इधर वापस लिख देता हूँ मैं, मास्ट्रिक्ट संधि, ठीक है, ये इसका निर्माण हो गया। अब ये यहाँ तक तो मैंने इसकी बताई थी, निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होता है, किस प्रकार इसके निर्माण के कार्य शुरू होता है, कब उसका निर्माण का कार्य कंप्लीट होता है। 1948 शुरू हो जाता है और 1900 आता है तो 1992 तक चलता है। 1992 के अंदर इसकी स्थापना पूर्ण रूप से हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। अब इसका निर्माण हो गया, इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो यूरोपीय संघ है, अगर इसमें वर्तमान में 28 देश है, ठीक है, तो इस वर्तमान में 28 देश, 2010 के अंदर क्रोएशिया शामिल देश हुआ, 2010 में क्रोएशिया, ठीक है। तो जो ये यूरोपीय संघ, इसकी विशेषता क्या क्या है? इसकी एक तो सबसे खास बात क्या है देश की, जो वर्ल्ड में किसी भी संघ की नहीं है, कि इसकी एक समान मुद्रा है, जिसकी मुद्रा है यूरो। जो इसकी करेंसी है, जो इसके पैसे हैं, मतलब जो ये वर्तमान में 28 सदस्य देश आपस में व्यापार करते हैं, वो उनकी साझी मुद्रा है, वो यूरो में वो व्यापार करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अपना राष्ट्रीय गान है, ये सब की विशेषता बता रहा हूँ आपको मैं। इसका अपना राष्ट्रीय गान है, ठीक है। उसके बाद इसका राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है। जो उसका राष्ट्रीय झंडा है उसके अंदर इस सर्कल में स्टार बने हुए, स्टार इस प्रकार के, यानी इस प्रकार स्टार में बन नहीं पा रहा, लेकिन जो स्टार बने वो 12 स्टार है। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई जो यूरोपीय संघ का झंडा है उसके अंदर कितने स्टार है, ठीक, वो 12 स्टार है, ठीक है। वो इसके दर्शाते सब जो इसके सदस्य देश वो सब एकजुट है, एक जगह है, ठीक है, यानी कि आपस में मिलकर रहते हैं, इस प्रकार मान सकते हैं आप। इसके बाद इसका क्या है कि क्षेत्रीय शांति बढ़ावा देना, ठीक है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये सब इसकी विशेषता बता रहा हूँ आपको मैं। और उसके बाद जो सदस्य देश हैं उनमें व्यापार, सामाजिक, सांस्कृतिक
कल्चर को बढ़ावा देना, एक दूसरे के कल्चर को अपनाना, मुक्त ट्रेड यानी कि जो टैक्स जो कर मुक्त व्यापार करना, ठीक है, शांति को बढ़ावा देना, इस प्रकार की इसकी विशेषता हो जाएंगी। और इसके बाद इसकी विशेषता क्या हो जाएंगी कि जो सदस्य देश है उनको उनको जो बाकी जो सदस्य देश है वो एक दूसरे की सहायता करेंगे, आंतरिक सहायता करेंगे, ठीक है, यानी कि किसी कोई समस्या देश को किसी को यानी कि किसी के पास प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी के साथ युद्ध हो जाए तो उसको सारी सैन्य सहायता वगैरह सब यानी कि सब चीज उसको प्रदान करेंगे सदस्य देश, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि जो इसका एक सदस्य देश है यानी कि इसमें 28 देश वर्तमान में, ठीक है। अब 28 देश में जो फ्रांस है वो इसका जो अगर जो सुरक्षा परिषद यूएन की सुरक्षा परिषद यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जो उसका जो सुरक्षा परिषद उसका एक स्थायी सदस्य फ्रांस है। इससे पहले ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन 2016 के अंदर, ये क्वेश्चन ध्यान रखे कि शायद आपको दोनों एक नंबर में मिल जाए, ऑप्शन में वाले में मिल जाए या वैसे मिल जाए, ठीक है, बिना ऑप्शन वाले में। 2016 के अंदर ब्रिटेन इससे जो यूरोपीय यूनियन है या इससे वो अलग हो चुका है। अब जिस वजह से जो इसका सदस्य फ्रांस है उसके पास परमाणु हथियार यानी कि इसका जो सदस्य देश है वो एक आर्थिक जो उसकी यूएन की सुरक्षा परिषद उसमें भी इसका सदस्य देश शामिल होगी, वो उसका देश है फ्रांस, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या हो जाएंगी, इसकी जो विदेश नीति है, जो इस सदस्य देश है, विदेश नीति और सुरक्षा नीति वो इनकी सब समान है। विदेश नीति होगी, ठीक है, यानी कि किसी देश का संबंध स्थापित करने, किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाने, ठीक है, विदेश नीति हो जाएगी, उसको बोलते हैं विदेश नीति। और सुरक्षा नीति यानी कि अपनी सुरक्षा को लेकर सदस्य देश किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। और एक विशेषता ये हो जाएगी कि जो अमेरिका है, अमेरिका से 3 गुना अधिक व्यापार करता है यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश 28 देश है वो अमेरिका से 3 गुना व्यापार करते हैं, ठीक है। ये सब इसकी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ की विशेषता चर्चा रही। अब इसकी कुछ कमी हो जाएंगी। कोई भी संगठन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कोई संगठन हो, कोई राष्ट्र, कुछ भी हो, उसकी कुछ कमियां तो हमेशा होती ही हैं। अब इसकी कमियां क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सदस्य देश है किसी फैसले को लेकर कुछ सदस्य तो राजी हो जाते हैं, कुछ सदस्य उसके फैसले को राजी नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार की एक घटना होती है कि जो ईरान होता है, ईरान के ऊपर यूएस से ईरान के ऊपर हमला कर देता है। अब उसकी जो अमेरिका की तरफदारी करता है कि हाँ अमेरिका ने सही किया, उसकी जो ब्रिटेन होता है, इंग्लैंड या ब्रिटेन तो कहता है सही है। अब लेकिन उसके जो बाकी 2 देश और थे, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस कहते हुए आपने गलत किया, ये सही नहीं थे, जर्मनी और फ्रांस यानी कि है तो यूरोपीय संघ के देश, लेकिन इनके फैसले हैं उनमें ब्रिटेन तो अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन जो ये जर्मनी फ्रांस उसका अपोजिट है, उसे साथ नहीं दे रहे। इसी प्रकार डेनमार्क है, डेनमार्क है, एक देश और है, वो जो अमेरिका की जो यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है यूरो, उसका और जो जिस संधि का निर्माण किया गया था मास्ट्रिक्ट संधि का, उसका विरोध करते हैं, वो उस संधि को नहीं मानने से इनकार करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की इसकी कुछ कमजोरियां हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो ये तो हो गया सारा यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ। अब इसके बाद देखते हैं आसियान। अब देखते हैं आसियान, ठीक है। आसियान फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखें आप, जो पेपर होते हैं उन पेपरों के अंदर कभी कभी या कभी क्या शायद हम हर बार ये क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से आ ही जाता है, वो चाहे किसी राजनीतिक दल से संबंधित फुल फॉर्म पूछे या किसी संगठन से पूछे। तो अब आसियान फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि हिंदी में हो जाएगा दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का संघ। जो आसियान है वो
अंग्रेजी में इसको फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी हिंदी में हो जाएगी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ। क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ हो जाएगा। अब इसकी स्थापना कब होती है? अब इसकी स्थापना होती है 1967। अब इस देश में जो ये संघ है इसमें कौन कौन से देश शामिल है, यानी कि किस क्षेत्र शामिल है, जो मैंने इसकी दक्षिण एशिया राष्ट्रों के सदस्य देश दक्षिण एशिया में जो पड़ते हैं वो दक्षिण एशिया में वो देश शामिल है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलर किस किस रीजन के देश शामिल है। तो वो अगर आप इंडिया का मैप को देखेंगे, जो असम तरफ, असम के साथ लगते हुए असम, नागालैंड, मणिपुर, इस प्रकार के जो इस ये राज्य हैं इनके साथ लगते हुए फिर जो म्यांमार हो जाएगा, उसके जो बाकी नीचे देश है, ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार जितने देश, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक जो उसकी राजधानी है, ये सारे देश इसके इस रीजन वाले देश इसके सदस्य देश हैं। तो 1967 के अंदर जब इसकी स्थापना होती है तो उसमें उसमें उस समय 5 देश होते हैं। 5 देश कौन कौन से होते हैं? 5 देश होते हैं। एक तो हो जाता सिंगापुर, ठीक है, एक सिंगापुर होता है, एक मलेशिया, उसके बाद फिलीपींस, और एक देश हो जाता है थाईलैंड और सिंगापुर, ठीक है, एक इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देश शामिल होते हैं उस समय। लेकिन इस वर्तमान में इसके 10 देश कितने हैं? वो 10 देश शामिल है इसमें, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक जानकारी होगी मोटी मोटी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। यानी कि एक क्वेश्चन आता है, यानी कि इसकी स्थापना किसकी तहत हुई? बैंकॉक वहां पर तक तैयार हुई थी। इसकी स्थापना बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो इंडोनेशिया का राज्य जकार्ता है। ये ध्यान रख के, स्थापना हुई थी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया का राज्य जकार्ता के अंदर। जो इसका 2023 का सम्मेलन हुआ था वो भी इंडोनेशिया राज्य जकार्ता में हुआ था। जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था वो भी इंडोनेशिया राज्य जकार्ता के अंदर हुआ था, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा याद रख लें। इसके बाद देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन आता है, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली मैं आपको साथ साथ भी बताता जा रहा हूँ किस प्रकार के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, वो मैं आपको साथ इस पढ़ाने के दौरान बताता जा रहा हूँ अलग अलग इसके, ठीक है। तो आसान शैली क्या है कि जो ये संगठन है ये एक अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक, यानी कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक संगठन, यानी कि जितना भी टकराव रहित तात्पर्य क्या है कि जो इसके सदस्य देश इनके अंदर किसी प्रकार की कोई टकराव नहीं, कोई किसी प्रकार मनमुटाव नहीं, टकराव रहित, ठीक है, टकराव रहित, टकराव रहित, अनौपचारिक और सहयोगात्मक। इस प्रकार का संगठन, ठीक है। टकराव रहित तात्पर्य में बताया गया। उसके बाद सहयोगात्मक, यानी कि सदस्य देश जितने 10 देश हैं एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, ठीक है। ट्रेड यानी कि जो होता है कर फ्री, टैक्स फ्री व्यापार होता है। इस वजह से इस संगठन ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा ग्रोथ कर लिया है कि जो इसके विकास बहुत अधिक मात्रा में हो गया है, जिस कारण इसने काफी यश या काफी नाम कमाया है। उसी को हम बोलते हैं आसियान शैली। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। जो भी आसियान शैली क्या है कि ये एक अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक संगठन है, जिस कारण इस टकराव रहित जो इसका रवैया है, जो इसका स्वभाव है, इसके कारण इसने जो काफी यश या काफी नाम कमाया है, जो इनकी काफी इसने ग्रोथ किया है, कहना तात्पर्य है, उसी को हम बोलते हैं आसियान शैली, ठीक है। उसके बाद इसके 3 स्तंभ और जो पेपर में पूछ जाते हैं कि आसियान समुदाय के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। आसियान समुदाय 3 स्तंभ हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आर्थिक समुदाय, ठीक है, एक आर्थिक हो जाएगा, एक हो जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक, एक हो जाएगा सुरक्षा समुदाय। ये इसके 3 स्तंभ को 2003 के अंदर बनाया गया था, ठीक है, इस बात को याद रखें।
आर्थिक स्तंभ का तात्पर्य क्या है कि आर्थिक समुदाय यानी कि सदस्य देश आपस के अंदर व्यापार करते हैं, ठीक है, कोई हो जाएगा आपस के अंदर इनके व्यापार करते हैं, दस दस के देश दस मिलकर आपस में व्यापार करते हैं, ठीक है, व्यापार को बढ़ावा देती है दूसरे के व्यापार को। सुरक्षा सुरक्षा समुदाय क्या हो जाएगा, यानी कि ये सदस्य देश आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करता है, ठीक है, इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक में क्या हो जाएगा कि जो इनकी हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो ठीक है, हर देश का अपना अपना कल्चर होता है, ये सब 10 देश मिलकर सब देशों के कल्चर को, सब देश बाकी सदस्य देश जो संस्कृति उनकी कल्चर है, ठीक है, उनका जो खान पान होता है उसको अपनाएंगे, इस प्रकार की इसके की स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक 1994 के अंदर क्या होता है, आसियान आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की जाती है 1994 के अंदर। अब इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी कि जो सदस्य देश आपस के अंदर वो जितने भी देश है वो एक दूसरे देश के अंदर निवेश कर सके, ठीक है, यानी कि निवेश का तात्पर्य क्या है, अपना पैसा लगा सके, कोई कंपनी स्थापित कर देगी, किसी और चीज किसी और प्रकार को उद्योग स्थापित कर सके, ये हो जाएगा, ठीक है, सेवाओं के लिए, यानी कि व्यापार को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि आपस में व्यापार वगैरह हो, व्यापार को बढ़ाया जा सके, यानी कि क्षेत्रीय मंच, यानी कि कहने तात्पर्य ये है, ये 10 के 10 देश मिलकर यानी कि एक मंच बनाया गया जिसपे ये 10 के 10 देश मिलकर अपने व्यापार संबंधी कार्य कर सके, या इन 10 के 10 देशों के बीच कोई विवाद होता है तो उसको सुलझा सके, ठीक है, इस प्रकार की ये एक क्षेत्रीय मंच, जो आसान क्षेत्रीय मंच बनाया गया 1994 के अंदर, व्यापार संबंधी कोई विवाद होता है उसको सुलझा सके, या किसी देश को किसी और प्रकार के कोई विवाद उसको भी उसको सुलझा सके, इसी आसियान क्षेत्रीय मंच के तहत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, वो काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है, 6 नंबर के अंदर आता है कि आसियान की विशेषता है या आसियान विजन, ठीक है, आसियान की विशेषता पूछ लेगा या विजन पूछ लेगा। विजन 2020 क्वेश्चन ऐसा आता, विजन 2020 क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषता तो किसी भी संगठन की ये एक कुछ समान ही हो सकती है, जैसे कि जो कि सदस्य देश है उनके अंदर व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि सदस्य देशों के अंदर व्यापार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति बनाए रखना, एक दूसरे के इस यानी कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है, ये इस प्रकार के कार्य हो जाएंगे, इस किसी देश के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलना, ठीक है, ये इस प्रकार की विशेषता हो जाएंगी। और जो ये यूरोप जो आसियान है, जो 10 देश है, वो दुनिया का यानी कि किसी क्षेत्र का नहीं, किसी एक महाद्वीप का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे उभरता हुआ यानी कि सबसे ग्रोथ करता हुआ एक संघ है, यानी कि सबसे दुनिया का सबसे यानी कि वृद्धि करता हुआ संघ है, वृद्धि करने वाला संघ है या समुदाय है, ठीक है, सबसे दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में, इसकी विशेषता बता रहा हूँ मैं। उसके बाद यानी कि क्षेत्रीय शांति बढ़ा देना, इसकी विशेषता हो जाएंगी, ठीक है, सदस्य देशों के अंदर व्यापार करना, इस प्रकार की विशेषता हो जाएंगी। सदस्य देशों के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक हर प्रकार विकास सहयोग करना, ये इसकी विशेषता हो जाएंगी। इसके बाद हो जाएगा किसी भी देश के जो आंतरिक मामले होते हैं कि किसी मान लो एक उदाहरण से समझो, भारत के अंदर किसी राज्य के अंदर कोई झगड़ा चल रहा है, मान लो कि 2 राज्य के मध्य या एक राज्य के अंदर किसी बात झगड़ा चल रहा है, तो उसके अंदर भाई अमेरिका थोड़ी कुछ बोलेगा या कोई चीन कुछ बोलेगा, वो देश के आंतरिक मामला हो गया। तो इसी प्रकार किसी देश के अंदर मान लो सिंगापुर के अंदर कोई देश का खुद का पर्सनल उसके अंदर कोई झगड़ा चल रहा है, तो बाकी सदस्य देश उसकी फिर उसके यानी कि उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर किसी 2 देश का आपस में मान लो सिंगापुर और थाईलैंड के बीच मान कोई टकराव चल रहा है, तो फिर उस सदस्य देश उसको बस सहयोग करेंगे, सुलझा ले, तो ठीक है, उस प्रकार को समझाने वगैरह की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी कि जो ये संघ आसियान संघ इसकी जो इतनी वृद्धि हो रही है, वो उसके कारण क्या है कि ये कोशिश करता है कि किसी भी झगड़े को टकराव यानी कि बिना सैन्य सहायता से, यानी कि दबाव, यानी कि भाई किसी को समझा के या उसकी कूटनीति से, ठीक है, यानी कि बातों से समझाकर उसको सुलझा लिया जाए, झगड़ा न करने की जगह उसको बातों की जगह सुलझाया जाए, ठीक है, इसकी विशेषता हो जाएंगी। उसके बाद हो जाएगा यानी कि मैंने जो विषय ये सारी इसकी विशेषताएं बता दी, ठीक है।
अब विजन 2020 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आसियान विजन 2020 आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषता है? आसियान विजन 2020 की यानी कि जो इसकी कुछ विशेषता हो जाएंगी ना, वही विजन इसकी कुछ जो इसकी विशेषता है वही विजन इसका विजन हो जाएंगे, यानी इस उद्देश्य का, विजन का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी कि आसियान का उद्देश्य क्या है। अब इसका उद्देश्य सुन लो भाई, इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी संगठन की स्थापना किस लिए की जाती है कि वो जो उसके सदस्य देश उनको उनको विकास कर सके, ठीक है, उस क्षेत्र में विकास कर सके, ठीक है, दुनिया के अंदर शांति को बढ़ावा दे, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा दे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सदस्य देश उस व्यापार को बढ़ावा दे, दूसरे देशों के साथ व्यापार करे, ठीक, इस प्रकार की हो जाएगी। और जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र के संघ यूएनओ के जो उसके कानून है, उसके कायदे कानून, उसको नियम है, उनकी फॉलो करता है, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो जाएगी, इसकी विजन भी हो जाएगा, यानी कि यूएनओ भी चाहता है दुनिया में शांति बनी रहे, और ये भी इसकी कोशिश करता है कि पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित रहे, ठीक है भाई। और इसके बारे में अगर ये हो इसके सारे होगी जो मैंने आपको बताया कि इसके विजन हो जाएंगे, विजन 2020। विजन का मेरे कहने का तात्पर्य, विजन का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? अब आप जो मैंने आपको बताया भाई, कोई संगठन स्थापित क्यों होता है, तो आप उस आप थोड़ा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझोगे तो आंसर आपके सामने आ ही जाएगा, ठीक है। तो जो उसका उद्देश्य क्या है, कोई भी संगठन स्थापित क्यों होता है, ठीक, ये इसके यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, विजन क्या है, यही क्वेश्चन में ऐसा आता है 6 नंबर में, आसियान विजन 2020 से आप क्या समझते हैं। तो उसके अंदर आपको कहने का तात्पर्य कि वो उसको उद्देश्य पूछ रहा है, उसको स्थापित क्यों किया गया, उसके स्थापित करने के कारण क्या थे, ठीक है, इस प्रकार। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है आसियान का महत्व या उसकी प्रासंगिकता या रेलेवेंस क्या है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं उसकी महत्व वगैरह क्या है या उसकी प्रासंगिकता क्या है, यानी कि वो अब अभी भी जरूरी क्यों है, ठीक है। सबसे पहले तो हो जाएगा कि जब आसियान बना 1967 के अंदर, जो चीन और भारत था, उन्होंने जो आसियान को कोई खास महत्व नहीं दिया भाई। उस संगठन के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो संगठन इतना विकास कर जाएगा, इतना ग्रोथ कर जाएगा। अब लेकिन क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे जिसके दो देश हैं, वो देश ये बहुत छोटे छोटे देश, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब छोटे छोटे देश हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में पड़ते हैं इधर से ही पूरी दुनिया का व्यापार होता है। जो चीन के जहाज आएंगे, वो इधर से सिंगापुर वगैरह से घूमते हुए, फिलीपींस वगैरह से घूमते हुए आते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो जो जहाज आते हैं उनसे किराया लेता है, टैक्स लेता है, इस प्रकार यानी कि ये देश बहुत ज्यादा ग्रोथ कर गए। अब ये ग्रोथ कर गए तो भाई अब इसने जो दुनिया, बाकी दुनिया थी, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले जैसे भारत था, भारत की तरफ अमेरिका को खास रुचि नहीं दिखाता था, क्यों, भारत उस समय गरीब देश था, जब आजाद 1950 के 60 के दशक के आसपास का, तो ये गरीब देश था भारत, उतनी अच्छी भारतीय इकोनॉमी नहीं थी, ठीक है, उतनी अच्छी वहाँ पर तकनीकी नहीं थी, उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं था। अब जैसे जैसे भारत ने विकास किया, अब देखो अब अमेरिका भारत को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। अमेरिका हो गए, जो और भी बाकी बड़े देश हो गए, रूस तो हमारा साथी दोस्त देश पहले से ही था, लेकिन अमेरिका भी उसको अपने आप जो भारत को काफी महत्व देता है, ठीक है, यानी उस प्रकार उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। तो इसी के चलते भारत को चीन इसका महत्व नहीं दिया। अब जो भारत और चीन है, दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी कि धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। चीन हो गया, चीन तो भारत से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन भारत भी बराबर ग्रोथ कर रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तकनीकी डेवलपमेंट सब हो रहा है। तो इसकी जो आसियान ने अपनी वृद्धि ग्रोथ किया है, उसी को देखते हुए अब आसियान चीन भी आकर्षित हुए। अब आसियान में चीन और भारत क्या है, वो अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि वहाँ अपनी कंपनी स्थापित कर रहे हैं। उधर जो आसियान के देश है वो भारत के अंदर अपनी कंपनी स्थापित कर रहे हैं। उधर भारत अपनी सेवा, यानी सेवा के अंदर तात्पर्य क्या है कि वहाँ जो हमारे वर्कर्स हैं, यानी कि वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, उन देशों के वर्कर हमारे देश के अंदर आते हैं, ठीक, इस प्रकार होगा। इसी प्रकार अमेरिका होगा, अमेरिका भी कोशिश करता है कि इस आसियान के साथ अधिक अधिक व्यापार किया जाए, ठीक है, इस प्रकार की विशेषता हो जाएगी। इस जो भारत ने इसके साथ एक 2000, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसकी जो इम्पोर्टेंस बढ़ी तो भारत में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। अब 1900 जब 91 में होता, 1991 के अंदर क्या होता है कि 1991 के अंदर भारत की कंडीशन काफी खराब हो जाती है, यानी कि जो भारत का जो फॉरेन रिजर्व होता है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा होती है, बहुत कम बचती है। तो यानी कि भारत की इस कंडीशन आ जाती है कि भाई भारत को कभी भी कंगाल हो सकता है, यानी कि दिवाली हो सकता है, इस मान लो। तो उसी को देख चलते हुए भारत ने एलपीजी अपनाई, यानी कि
यानी कि निजीकरण अपनाया है, भूमंडलीकरण, इस प्रकार की नीति अपनाई है एलपीजी के अंदर, ठीक है। प्राइवेट यानी कि जो अधिक से अधिक उद्योग प्राइवेट किया गया, इस ये 1992 के बाद अपनाई थी। अब 1991 के अंदर ही जो पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक्ट पूर्व की ओर देखो नीति, ये उसके बाद नीति अपनाएगी जब जो आसियान अपनी ग्रोथ कर चुका है, यानी कि भारत चीन को आकर्षित कर रहा है, तो भारत आकर्षित और भारत ने भी इसकी तरफ अपने दोस्ती हाथ बढ़ाने के लिए इसको और आगे कोशिश किया उसको बढ़ाने के लिए। 1991 के अंदर क्या होता है कि भारतीय नीति लाता है, पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व की ओर देखो नीति। इसका तात्पर्य क्या है कि पूरे को देखो नीति मतलब क्या है कि उन्होंने कि उसकी तरफ देखना है, देखना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो पूर्व के देश हैं, जो आसियान 10 देश हो गए, जापान हो गया और ये उत्तर दक्षिण कोरिया हो गया, इनकी तरफ यानी कि इनकी तरफ व्यापार करना, इनकी तरफ व्यापार के लिए हाथ बढ़ाना। भाई अब हम आप यानी आपसे व्यापार करेंगे, आप कंपनी हमारे यहाँ स्थापित करो, अपना पैसा हमारे देश के अंदर लगाओ, ठीक है। अपने मजदूर हो गया, वर्कर या जो एम्प्लॉय हमारे देश के अंदर भेजो, हमारे देश के वर्कर उस देश की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1991 तो पूर्व की ओर देखो नीति बनाई। अब इसी को अपडेट करते हुए 2014 के अंदर जो भारत की उस वर्तमान प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस पॉलिसी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ला दी, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी ला दी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का तात्पर्य क्या है? इसके अंदर तो कोशिश था कि ये कोशिश करता है कि व्यापार को यानी कि कोई देश भारत से व्यापार करता है, इसके थोड़ा इसको यानी कि थोड़ा अपडेट था। अब इसके अंदर क्या था, भारत खुद जाकर कोशिश अधिक से अधिक मात्रा में कोशिश करा कि भाई आप हमारे साथ व्यापार करो, हमारे कंपनी स्थापित करो, हम आपके साथ कंपनी स्थापित करेंगे, यानी कि एक दूसरे के अच्छे अच्छे आसियान और भारत के संबंध अच्छे स्थापित हो सके, यानी कि उनको थोड़ा आगे और ज्यादा मात्रा में कोशिश करनी, ठीक है। इस प्रकार के उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद और एक जो आसियान इसका महत्व एक तरीका से और भी जो बढ़ चुका है अभी अधिक मात्रा में हो गया है, वो क्या है कि एक तो ये आसियान है जो एक तो चाहे है तो एशियाई महाद्वीप का संघ, लेकिन एशिया के बाद अमेरिका महाद्वीप हो गया या यूरोप महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है कि ये इतने यानी कि इतनी जो ज्यादा मात्रा में ग्रोथ कर रहा है, तरक्की कर रहा है इतनी फास्ट तरीके से, यहाँ जितने भी देश मिलकर यहाँ पे अपना यहाँ एक मंच बना लेगा है कि यहाँ पर इन देशों के अंदर आके सब देश यहाँ पर सब बात करते हैं, सब देश मिलके सब पूरे वर्ल्ड के देश, सारे महाद्वीपों के देश, ठीक है। तो यानी कि उनके अंदर कोई मनमुटाव होता है, जैसे कि चाहे कोई राजनीतिक मामला हो, ठीक, कोई आर्थिक मामले हो, कोई मनमुटाव हो, यानी कि उनका कोई टकराव हो, तो वो भी उनको सुलझाने में इसकी मदद मिलती है, ठीक है। इसी के चलते क्या होता है कि जो जो ये इसके भारत के लिए इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो भारत इसके जो दो देश होते हैं, मलेशिया वो के नाम उसको मलेशिया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इन साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाता है, ठीक है। उसके बाद 2010 के अंदर आसियान और भारत के बीच संधि होती है मुक्त व्यापार को लेकर। इस प्रकार जो इसकी सारे महत्व है, देख कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो जाता है, मोटा मोटा आप इतना समझ ले कि जब किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई अभी आप मान लो अगर आप अपने घर में अगर आप अच्छे पढ़ते होगे, आपके बड़े भाई होंगे या छोटी बहनें होंगी या कोई आपके घर पर पढ़ा होगा, उसकी आप घर में वैल्यू ज्यादा क्यों होगी? या तो अच्छा पढ़ा लिखा होगा या आपसे अच्छा पैसा अच्छा कमाता होगा तो उसकी वैल्यू होती है। अब जो अच्छा कमाता है, ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके लोग बात ही मानेंगे। तो ठीक इसी प्रकार होता है कि जब आसियान के सदस्य देशों ने 10 के 10 देशों ने व्यक्ति की ग्रोथ किया, तो इसके अंदर सब देशों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। सब देश चाहता है कि इसके आसियान के सदस्य देश बन जाएं या इसके साथ व्यापार करें, ठीक है। यानी कि इसके जो इसका सम्मेलन होता है उसके अंदर शामिल हो। लेकिन फिर भी आपको बाद में बता देता हूँ कि आसियान का भारत सदस्य नहीं है, ठीक है। वो भारत आसियान के साथ व्यापार करता है, हर चीज में भाग लेता है, लेकिन भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। तो इसके ये महत्व हो जाएगा जब जब किसी भी मंच पर जब वर्ल्ड के बड़े बड़े यानी कि लीडर हो गए, नेता हो गए, मिलेंगे, तो मानो दो देश के बीच मानो कुछ ही बात को लेकर टकराव, जैसे कि भारत और चीन के बीच टकराव रहता है। अब भारत और चीन मान लो आसियान की कोई समिट या सम्मेलन हो, वो जाकर वहां पर मिलते हैं मान लो, ठीक है। अब वो मिल रहे हैं तो वो दोनों देश के जो राजनेता होंगे वो आपस में बात करेंगे तो ये बात सीधी एक बहुत सिंपल सी बात है कि बात करेंगे तो वो इस बात को लेकर चर्चा जरूर करेंगे भाई बीच मनमुटाव क्यों है, जैसे कि भारतीय बीच सीमा विवाद रहता है,
अरुणाचल प्रदेश वाले से चीन अपना मानता है, इस बात विवाद देता, ठीक है। तो बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई इसको सैन्य मामलों से ना सुलझा के इसको बल्कि बातों से समझा ली जाए, सुलझा ली जाए, ठीक है। इस प्रकार इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार इसका महत्व है। तो ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।